हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 132 के फर्स्ट ब्लॉक का फिफ्थ यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है जायसी का काव्य। इस वीडियो में हम जायसी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, इन दो टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जायसी के जीवन परिचय को मैंने माइंड मैप बना रखा है इसका, तो इस तरीके से ज़्यादा इजी पड़ता है, तो मैं सीने इस तरीके से ही बनाकर करती हूँ। आप लोग भी इस तरीके से ही बना लीजिए। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 13वीं सदी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के जायस नगर में जायसी का जन्म हुआ था। जायसी एक सूफी कवि थे और ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। प्रेम मार्गी कवि थे। इनकी मृत्यु हुई थी 1542 14वीं ईस्वी में, यानी कि 14वीं ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी 1542 में। और इनकी रचनाएं थी पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम। इनकी शैली, इन्होंने प्रबंध काव्य शैली में रचनाएं की थी, तो इनकी शैली प्रबंध थी। ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। मैंने ये पहले भी बहुत बार बताया, जायसी चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। इनका संप्रदाय चिश्ती था। और इनके जो गुरु थे जायसी के, वो सैयद अशरफ थे, शेख मोहिदी, और जिनको शेख मोहिदी को शेख बुरहान भी कहते थे। तो ये शेख अशरफ और शेख मोहिदी, इनके दो गुरु थे। हिंदू मुस्लिम काव्य शैली का समन्वय, इन्होंने हिंदू मुस्लिम जो काव्य शैली थी उसके बीच समन्वय स्थापित किया, हिंदू मुसलमानों के बीच एकता बनाई। इनकी भाषा ठेठ अवधी थी। ठेठ अवधी में इन्होंने अपनी काव्य रचना की थी और फारसी की मसनवी शैली का इन्होंने उपयोग किया था। मतलब फारसी की मसनवी शैली को आधार बनाकर इन्होंने अपनी रचना लिखी थी। जायसी का जन्म जायस जिले में हुआ था। उन्होंने स्वयं कहा है, जायस नगर मोर स्थान। मतलब जायस नगर जो था उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और उन्होंने अपने ये जो है ये इनका इन्होंने अपने बारे में लिखा है। जायसी ने इनका एक दोहा है कि जायस नगर मोर स्थान। मतलब इन्होंने इसमें बताया कि उनका जन्म जायस नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम शेख ममरेज था। इनके बचपन में इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ये फकीरों व साधुओं के साथ रहने लगे थे। मतलब माता की मृत्यु के बाद इनके पिता के साथ नहीं रहते थे, ये अपने पिता के साथ भी रहते थे और साधु संतों के साथ रहने लगे थे। इनके पिता भी साधु संतों में ही रहने लगे थे। इनकी बाएं आंख की श्रवण शक्ति तथा बाएं आंख की रोशनी चेचक से चली गई थी। मतलब पहले समय में जो चेचक बीमारी है वो बहुत ज़्यादा थी, उसका कोई इलाज नहीं था, तो जायसी को भी वो हो गई थी। तो उनकी जो देखने की शक्ति थी बाएं आंख की और सुनने की शक्ति वो चली गई थी। उन्होंने पद्मावत में कहा है, मुहम्मद बाई दिसी ताजा एक सरवन एक आँखी। मतलब कि एक सरवन श्रवण को कहते हैं, सुनने की शक्ति, और एक आँख की शक्ति उनकी चली गई थी। मुहम्मद उन्होंने अपने लिए यूज किया है। इनका कंठ स्वर बहुत मीठा था और काव्य प्रेम से भरपूर था। जो लोग मुंह की बदसूरती पर हंसते थे, वही प्रेम काव्य को सुनकर अपनी आंखों में आंसू भर लाते थे। मतलब इनका जो काव्य है, इनकी जो लिखने की कला है वो बहुत ज़्यादा मीठी थी। जो ये जिस तरह से लिखते थे वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और जो लोग इनको देखकर हंसते थे इनकी बदसूरती पर, वो लोग रो पड़ते थे जब इनका काव्य सुनते थे, इनकी रचनाओं के बारे में सुनते थे, रो पड़ते थे। इन्होंने खुद लिखा है, मुख देखे तिस हंसा, सुना तो आए आंसू। मतलब जो भी मेरा मुंह देखता है वो हंस पड़ता है, लेकिन जब वो मेरे काव्य को सुनता है तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता, उसके आंसू आ जाते हैं। इनका आध्यात्मिक अनुभव बड़ा था, मतलब ईश्वरीय अनुभव। सूफी फकीरों के अलावा कई हिंदू संप्रदाय जैसे गोरखनाथ, रसायनी और वेदांती, इन सारे संप्रदायों से भी इनका संबंध था। हिंदू संप्रदायों से, सिर्फ सूफी संप्रदाय से नहीं, फकीरों के पास ही नहीं रहते थे ये हिंदू साधुओं, सत्संग, उनके सत्संग में बैठते थे ये लोग। ये जायसी और इनके जो संबंध था वो गोरखनाथ संप्रदाय, रसायनी, वेदांती, इन संप्रदायों से भी था। इनसे भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था।
से इन्हें बहुत सा ज्ञान प्राप्त हुआ था, जैसे हठयोग, वेदांत, रसायन आदि। मतलब ये हठयोग, वेदांत और रसायन का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था इन्हें, वो इन्हीं संप्रदाय से, गोरखनाथ वेदांती संप्रदाय से हुआ था, जो इनकी रचना में शामिल है, इनकी रचना में देखने को मिलता है। इन्हें इस्लाम व पैगंबर की पूरी आस्था थी। ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो है उनके शिष्य थे, ये उनकी शिष्य परंपरा में थे। ये भावुक भगवान भक्त थे और अपने समय के सिद्ध तथा पहुँचे हुए फकीर माने जाते थे। सच्चे भक्त का प्रधान गुण प्रेम इनमें भरपूर था। अमेठी के राजा राम सिंह इन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। मतलब अमेठी के राजा जो थे वो इन पर बहुत श्रद्धा रखते थे, इनको बहुत मानते थे, जायसी को। और ये इनमें जो सच्चे भक्त में जो एक गुण होता है प्रेम, ये इनमें भरपूर देखने को मिलता है। इसमें बताया गया है इनमें इनकी जो भावनाएं थी, बहुत ज़्यादा भावुक थे और भावुक भक्त थे। ये भावुक भगवान भक्त, यानी कि भावुक भक्त थे ईश्वर के, बहुत ज़्यादा भावुक थे ये, और अपने समय के बहुत ऊंचे फकीर, बहुत पहुँचे हुए फकीर माने जाते थे। लोग इनको मानते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे उस समय, जिस समय में ये थे। जीवन के अंतिम दिनों में अमेठी से कुछ दूर एक घने जंगल में रहते थे। वहीं एक शिकार की गोली से इनकी मृत्यु हो गई। जब इनका जीवन का अंतिम समय आया तो ये जंगल में चले गए थे, वहीं पर रहने लगे थे और वहीं पर अपना जो भी था गुजर बसर वो करते थे। वहाँ पर एक दिन शिकार की गोली लग गई थी इनको, किसी शिकारी ने शिकार की गोली लग गई थी गलती से इन्हें, तो उनकी मृत्यु हो गई थी शिकार की गोली लगने से। अब जायसी की जो रचनाएं हैं वो 3 हैं, पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावत। ये 3 इम्पोर्टेंट है। पद्मावत इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर आखिरी कलाम और अखरावत, ये हैं। अब एक एक के बारे में हम एक एक करके देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं पद्मावत। पद्मावत एक प्रेम काव्य है। पद्मावत जो जायसी का प्रेम काव्य है और इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है हिंदी साहित्य में। जायसी जो पद्मावत की वजह से ही जायसी इतने ज़्यादा फेमस हुए हैं हिंदी साहित्य में, उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है जायसी का, वो पद्मावत की वजह से है। जायसी की कीर्ति का मुख्य आधार है, इनकी कीर्ति का जो मुख्य आधार है वो लोक कथा है। पद्मावत इनकी कीर्ति है, तो पद्मावत का जो मुख्य आधार है वो भारतीय लोक कथा है, प्रेम कथाएं, भारतीय लोक कथाएं, प्रेम कथाएं, इनकी कीर्ति, इनकी रचना का मुख्य आधार है। हिंदी में अपने देश का अनोखा है, मतलब हिंदी में इन्होंने देश की जो परंपराएं, उनकी जो लोक कथाएं थी उनको लेकर ये काव्य लिखा है, तो ये हिंदी में इसका अनोखा स्थान है पद्मावत का। पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का जो पूर्वार्ध है, मतलब शुरू का जो आधा हिस्सा है उसमें तो कल्पना से संबंधित बातें लिखी गई हैं, लेकिन उत्तरार्ध जो उसके बाद का लास्ट का जो आधा पार्ट है उसमें ऐतिहासिकता देखने को मिलती है, ऐतिहासिक कथा है उसमें। अलाउद्दीन की और पद्मिनी की ऐतिहासिक कथा है इस वाले पार्ट में। और पूर्वार्ध में पद्मावत की और रत्नसेन की है। पूर्वार्ध में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन तथा सिंहलदीप की राजकुमारी पद्मावत की प्रेम कथा है, जो मैंने अभी बताया। इसमें कल्पना से संबंधित है, ये कल्पना है, ये कथा को लेकर बनाया गया है। सूफी सिद्धांत के अनुसार रत्नसेन साधक तथा पद्मावती को ब्रह्म का रूप दिया गया है, मतलब प्रतीक माना गया है। रत्नसेन तो साधक ही है, जीव है, और पद्मावती को ईश्वर का प्रतीक माना गया है। रत्नसेन अनेक बाधाओं तथा कष्टों को सहता हुआ पद्मावती को प्राप्त करता है। ये पूर्वार्ध की कथा है पद्मावती की और रत्नसेन की। जो उत्तरार्ध है इसका, उसमें ऐतिहासिक कथा पद्मिनी और अलाउद्दीन की है। इस भाग में पद्मिनी कोई ब्रह्म रूप नहीं बल्कि एक सामान्य नारी है। मतलब इसमें जो पहले पद्मावत को दिखाया गया था पहले पार्ट में, पद्मावत एक वो है, ईश्वर का रूप है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है इसका ऐतिहासिक वाला, पद्मिनी और अलाउद्दीन वाला, तो उसमें पद्मिनी कोई ईश्वर का रूप नहीं दिखाया गया है। पद्मिनी ईश्वर नहीं है, उसमें सिर्फ सिंपल एक वो है, नारी है एक, और इनकी प्रेम कथा दिखाई गई है पद्मिनी और अलाउद्दीन की। अब इनकी जो दूसरी रचना है आखिरी कलाम। ये रचना दोहे चौपाइयों में है और बहुत छोटी है। आखिरी कलाम बहुत छोटी रचना है और दोहे और चौपाइयों में लिखी गई है।
इसमें मरने के बाद जीव की दशा और कयामत का अंतिम न्याय आदि का वर्णन है। आखिरी कलाम में जब मर जाते हैं, मतलब इसमें बताया गया है कि किस तरह से कयामत आएगी और कयामत के बाद हम लोगों का यानी कि जीवों का क्या दशा होगी, क्या हालत होगी और किस तरह से उस दिन न्याय किया जाएगा, तो उसके बारे में बताया गया है आखिरी कलाम में। फिर है इनकी अखरावट। वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर इसमें इस्लामी सिद्धांत से संबंधित बातें कही गई हैं। अखरावट में वर्णमाला के अक्षरों को लिया गया है, जैसे क, ख, ग, इन सारे अक्षरों को, छोटा आ, बड़ा आ, इन सारे अक्षरों को लेकर इस्लाम से संबंधित, इस्लामी सिद्धांत से संबंधित बातों को लिया गया है। हर अक्षर से उन बातों को लिखा गया है। इसमें ईश्वर, जीव, सृष्टि से संबंधित दार्शनिक वर्णन है, मतलब ये इनका दार्शनिक चिंतन पर आधारित है। अखरावट जायसी का दार्शनिक चिंतन। फिर इनकी एक और है रचना चित्ररेखा। ये चित्ररेखा ये भी एक प्रेम काव्य है और इसमें कन्नौज का राजकुमार प्रतीम सिंह का तथा चंद्रपुर की राजकुमारी चित्ररेखा की प्रेम कथा है। ये भी वैसे ही, चित्ररेखा एक राजकुमारी है चंद्रपुर की, उसकी, और कन्नौज का राजकुमार प्रीतम सिंह, इसकी प्रेम कथा है चित्ररेखा में। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।